Brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे चार स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। 29 सितंबर 2023 को पाकिस्तानी अखबार डॉन में एक रिपोर्ट छपी, क्रैकडाउन रैटल्स अफगान्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान सरकार की सख्ती से अफगानों में दहशत। इंट्रो कुछ ऐसा था, दावत की तैयारी पूरी हो चुकी थी, निकाह की रस्में निभाई जाने लगी थी, लेकिन निकाह पूरा होता उससे पहले गिरफ्तारी हो गई। पुलिस दूल्हे को अपने साथ ले गई। वो पाकिस्तान में रह रहे लाखों अफगान शरणार्थियों में से एक था। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के दूतावास के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में 1000 से अधिक अफगान अरेस्ट हुए हैं। उनमें से आधे लोगों के पास जरूरी कागजात भी थे। इसके बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है, जेलों में ठूसा जा रहा है। एक तरफ पुलिस की कार्रवाई चल रही थी, इसी बीच सरकार नया फरमान लेकर आ गई। 2 अक्टूबर को कहा जितने भी अवैध शरणार्थी हैं वे 1 महीने के अंदर देश छोड़कर निकल जाएं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक पाकिस्तान में 13 लाख रजिस्टर्ड शरणार्थी हैं। लगभग 9 लाख लोगों को कानूनी वैधता भी मिली है। इसके अलावा 17 लाख लोग और हैं जिनके पास कोई कागज नहीं है। उन्हें अक्टूबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़कर जाना होगा। नहीं गए तो सरकार उनकी संपत्ति जब्त कर लेगी और ज़बरदस्ती वापस भेजेगी। दिलचस्प इसमें यह है कि एक समय पाकिस्तान सरकार ने इन्हीं लोगों को अल्लाह का योद्धा बताकर स्वागत किया था। तो आज हम जानेंगे पाकिस्तान में इतने शरणार्थी कहां से आए और अब सरकार उन्हें निकाल क्यों रही है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पाकिस्तान में इस समय तकरीबन 40 लाख शरणार्थी हैं। इनमें से 99% से अधिक अफगान मूल के हैं। वे 3 चरणों में पाकिस्तान आए। पहला फेज 1979 में शुरू हुआ। तब सोवियत संघ ने हमला किया था कम्युनिस्ट सरकार को बचाने के लिए। मुजाहिदीनों ने विद्रोह किया, जंग शुरू हुई, फिर लाखों आम नागरिक भागकर ईरान और पाकिस्तान आ गए। दूसरा फेज 2001 में आया। तब अमेरिका ने अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर शुरू किया, 9/11 के हमले का बदला लेने और उसामा बिन लादेन को मारने के लिए। तीसरा फेज 2021 का था। तब अमेरिका घर लौटा और तालिबान काबुल में। इन 4 दशकों के दरमियान काफी कुछ बदल चुका है। 1980 के दशक में पाकिस्तान ने बाहें फैलाकर मुजाहिदीनों का स्वागत किया था। एक बड़े पाक अधिकारी ने कहा था, हमारा फैसला कुरान की उन आयतों से प्रेरित है जिसमें अल्लाह के लिए घर छोड़ने वालों को अपनाने की बात कही गई है। और 4 दशक बाद क्या बदला? पाकिस्तान सरकार उन्हीं अफगान शरणार्थियों को आतंकवादी बताती है, जेलों में उन्हें बंद करती है और अब फाइनली बाहर निकालने की तैयारी में जुटी हुई है। कहना ये कि अफगान शरणार्थी हमारे ऊपर बोझ बन गए हैं, उनकी वजह से अपराध बढ़ गया है, उन्हें काबू में करना संभव नहीं है। लेकिन ये रुख आखिर बदला क्यों? इसकी 3 बड़ी वजहें रही हैं। नंबर 1, विदेशी फंडिंग। सोवियत अफगान वॉर के दौरान पाकिस्तान को अमेरिका, यूरोप और वेस्ट एशिया के देशों से खूब पैसा मिला। अमेरिका और यूरोप वाले कोल्ड वॉर में बढ़त लेने के इरादे से मदद भेज रहे थे। वेस्ट एशिया के देश धर्म के नाम पर पैसा दे रहे थे। जैसे ही युद्ध बंद हुआ, पैसा रुक गया। 1991 में कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया। इसके चलते पश्चिमी देशों के लिए पाकिस्तान की प्रासंगिकता कम हो गई। उन्होंने पैसा भेजना कम कर दिया। 2001 में तालिबान सरकार गिरा दी गई। 2002 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएन के बीच त्रिपक्षीय संधि हुई। इसमें तय ये हुआ कि जो शरणार्थी वापस लौटना चाहते हैं उन्हें लौटने दिया जाएगा। जो पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं उनका खर्च यूएन और पाकिस्तान सरकार मिलकर उठाएंगे। नंबर 2, आर्थिक संकट। इस वक्त पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कर्ज और बाहरी मदद पर निर्भर है। गरीबी है, बेरोजगारी चरम पर है। सरकार अपने नागरिकों का पेट नहीं भर पा रही है। जो तो शरणार्थियों का बुनियादी खर्च यूएन और डोनर्स के पैसों से चलता है, लेकिन उनकी ज़रूरतें खाने और रहने तक सीमित नहीं। उन्हें रोजगार और बेहतर भविष्य की गारंटी भी चाहिए। पाकिस्तान सरकार के लिए उनकी पूर्ति करना मुश्किल हो गया है। तीसरी वजह तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। टीटीपी को पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं। ये पाकिस्तान में प्रतिबंधित है। ये पाकिस्तान सरकार के लिए बैड तालिबान है। इसके बरक्स वो अफगानिस्तान वाले को गुड तालिबान मानते हैं, अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहते हैं। पाकिस्तान को भरोसा था कि सो कॉल्ड गुड तालिबान उसके इशारों पर काम करेगा, टीटीपी को खत्म करने में मदद देगा, उनकी लीडरशिप को पनाह नहीं देगा, लेकिन उनके हाथ धोखा लगा। फिलहाल टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान में बेस्ड हैं, वहीं से पाकिस्तान पर हमलों को अंजाम दे रहे हैं।
एक आरोप यह भी कि कई अफगान शरणार्थी इन हमलों में शामिल रहे या उन्होंने टीटीपी को मदद पहुंचाई है। पाकिस्तान सरकार ने तालिबान सरकार को चेतावनी दी, कार्रवाई करने की अपील भी की, मगर उसने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। उल्टा धमकी ये दे दी कि अपने गिरेबान में झांक कर देखे, हमें नसीहत ना दे। इसके चलते दोनों देशों के संबंध खराब हुए। इसलिए पाकिस्तान शरणार्थियों को वापस भेजने को लेकर डटा हुआ है। मानवाधिकार संगठनों ने सरकार के फैसले की आलोचना की। उनकी मांग है कि सरकार शरणार्थियों को बसाने और वापसी के लिए सेफ माहौल तैयार करे। शरणार्थियों को अफगानिस्तान में क्या खतरा है, इस पर भी बात करते हैं। अगस्त 2021 में तालिबान की वापसी हुई। उसके बाद लाखों लोगों ने अफगानिस्तान छोड़ा। करीबन 2.5 लाख लोग पाकिस्तान गए। उनमें से अधिकतर ऐसे थे जिन्हें तालिबान के हाथों मारे जाने का डर था, जैसे पिछली सरकार, कर्मचारी, नेटो सेना के सहयोगी, LGBTQ समुदाय, अल्पसंख्यक, हजारा और महिलाएं। तालिबान ने वादा किया था कि वो सभी समुदायों का सम्मान करेगा और महिलाओं को काम करने की आज़ादी भी देगा, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया है। शरणार्थियों को डर है कि वापस जाने पर उनकी रही सही आज़ादी भी छिन जाएगी। उनके लिए एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुएं वाली स्थिति हो गई है। क्या पाकिस्तान को ये फैसला लेने से रोका जा सकता है? पाकिस्तान कानूनी तौर पर शरणार्थियों को सुरक्षा देने के लिए बाध्य नहीं है। उसने 1951 के वियना कन्वेंशन पर दस्तखत नहीं किए हैं। भारत ने भी साइन नहीं किया है। इस कन्वेंशन के तहत कोई भी सदस्य अपने यहाँ रह रहे शरणार्थी को उस देश में नहीं भेज सकता जहां उसकी जान और उसकी स्वतंत्रता को खतरा हो। इसके अलावा शरणार्थियों को बुनियादी सुविधाएं भी देनी होती हैं, जैसे घर, खाना और शिक्षा। लेकिन पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। आगे का फैसला पूरी तरह से सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। इस मामले पर तालिबान ने क्या कहा? प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, अफगान शरणार्थियों को लेकर पाकिस्तान का रवैया अस्वीकार्य है। पाकिस्तान को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। अफगान शरणार्थी पाकिस्तान की मुसीबतों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। जब तक वे अपनी इच्छा से पाकिस्तान नहीं छोड़ते, उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट्स आगे आएंगी उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब कुछ सुर्खियां देख लेते हैं। पहली सुर्खी भारत कनाडा विवाद से जुड़ी हुई है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने कहा है कि उनकी सरकार भारत के साथ बातचीत बढ़ाना चाहती है। बोली, हम कनाडा के डिप्लोमैट्स की सेफ्टी को लेकर गंभीर हैं। हम प्राइवेट मीटिंग्स को बढ़ावा देते हैं क्योंकि डिप्लोमैटिक बातचीत तभी अच्छी होती है जब उन्हें प्राइवेट रखा जाता है। जोली का बयान फाइनेंशियल टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के बाद आया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने कनाडा के 41 डिप्लोमैट्स को वापस भेजने का निर्देश दिया है। कहा है कि अगर उन्हें 10 अक्टूबर से पहले भारत से नहीं निकाला गया तो उनकी डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी खत्म कर दी जाएगी। रिपोर्ट में दावा भी किया गया है कि भारत में कनाडा के 62 राजनयिक हैं, जिन्हें घटाकर 21 करने को कहा गया है। इन दावों पर अब भारत और कनाडा की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 3 अक्टूबर को कहा, हम भारत के साथ तनाव नहीं बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। भारत और कनाडा के बीच पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है। कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं। भारत सरकार ने कार्रवाई की मांग की है, मगर कनाडा ने ढीला रवैया अपनाया। फिर 18 सितंबर की तारीख आई। ट्रूडो ने संसद में आरोप लगाया कि भारत सरकार हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल है। निज्जर खालिस्तानी आतंकी था। 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में उसकी हत्या हो गई थी। ट्रूडो के आरोपों के बाद विवाद चरम पर पहुंच गया। भारत ने कैनेडियन नागरिकों को वीजा देने पर रोक लगा दी। दोनों देशों ने एक एक डिप्लोमैट को बर्खास्त भी किया है। कई मंचों पर ट्रूडो की फजीहत भी हो चुकी है। हालांकि वो अभी तक भारत की संलिप्तता को लेकर कोई सबूत नहीं दे सके हैं। भारत कनाडा विवाद के बारे में हम दुनियादारी में विस्तार से बात कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरी सुर्खी पर। दूसरी सुर्खी ब्रिटेन से। महाराष्ट्र सरकार ने लंदन के एक म्यूजियम से वाघ नख वापस लाने का समझौता किया है। ये वाघ नख फिलहाल विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। रिपोर्ट्स कहती हैं ये नवंबर तक भारत आ सकता है। और क्या होता है वाघ नख? वाघ नख का शाब्दिक अर्थ होता है बाघ का पंजा। असल में ये एक हथियार है जिसे हाथ में पहना जाता है। इसमें 4 नुकीले पॉइंट निकले होते हैं जो दुश्मन के शरीर में जाकर चुभ जाते हैं। राजपूत राजा वाघ नख में जहर लगाकर इसका इस्तेमाल किया करते थे। सबसे ज़्यादा मशहूर किया मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने। उन्होंने इसका इस्तेमाल बीजापुर साम्राज्य के जनरल अफजल खान को मारने में किया था।
उनके जाने के बाद इसे महफूज रखा गया था, लेकिन तीसरे एंग्लो मराठा वॉर के बाद यह हथियार अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। उस समय के सतारा राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकारी नियुक्त किया, जिसका नाम था जेम्स ग्रांट डफ। इस हथियार पर उसका मालिकाना हक हो गया था। फिर बाद में इसे लंदन की म्यूजियम में रख दिया गया। इस वागनख को शिवाजी महाराज की ताजपोशी की 350वीं सालगिरह पर दिखाने की योजना है। हालांकि महाराष्ट्र में इसकी प्रामाणिकता पर बहस शुरू हो गई है। एक धड़ा ये मानता है कि वागनख शिवाजी महाराज का ही है। दूसरे धड़े का कहना है कि जो वागनख लाया जा रहा है उसका इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया था। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी अमेरिका से है। अमेरिका में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। वहां संसद के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर केविन मैकार्थी को हटा दिया गया है। हटाने वाले उन्हीं की रिपब्लिकन पार्टी के हैं। ये पार्टी डोनाल्ड ट्रंप वाली है। अमेरिका में निचले सदन के स्पीकर का ओहदा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद आता है। अभी तक के इतिहास में कभी किसी स्पीकर को पद से नहीं हटाया जा सका था। मैकार्थी ये अनचाहा मुकाम हासिल करने वाले पहले स्पीकर बने। उन पर आरोप था कि वो पार्टी लाइन से इतर जाकर जो बाइडेन सरकार की मदद कर रहे थे। मैकार्थी ने कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट शटडाउन को रोका था, लेकिन इस प्रोसेस में यूक्रेन को दी जा रही मदद रोकनी पड़ी थी। इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक अलग समझौते के तहत यूक्रेन की मदद करने का प्लान बनाया था, लेकिन इसके लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की मंजूरी जरूरी थी। बाइडेन को उम्मीद थी कि मैकार्थी उनकी मदद करेंगे, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है, जिससे यूक्रेन को पहुंचने वाली मदद रुक सकती है। रिपब्लिकन पार्टी यूक्रेन को मदद देने में बहुत भरोसा नहीं रखती। उनका मानना है कि अमेरिका इस युद्ध में अपना पैसा जाया कर रहा है। फरवरी 2022 से अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है। वो सबसे बड़ा दानदाता है। उसी की बदौलत यूक्रेन रूस को रोकने में सफल रहा है। अगर अमेरिका ने पैसा बंद किया तो इसका सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर रूस को होगा। तो दोस्तों, आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।